हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की स्पेशल क्रैश कोर्स। आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, और आई होप आप एकदम मस्त तरीके से तैयारियों में भी लगे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स की भी और न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस की भी। और मीनवाइल ये भी कोशिश करेगा, क्योंकि ये साल का आखिरी दिन है, तो इस साल में जितने भी बचे हुए काम है, जितने भी चीज़ें आपकी पेंडिंग रह गई है, जो भी काम पेंडिंग रह गए, जो प्रोमिस पेंडिंग रह गए, कोशिश करिएगा उनको पूरा करने की। और जो जिसमें पूरा होने में समय लगे, एटलीस्ट उनको प्रायोरिटी बेसिस पे नए साल में शुरुआत से उनके पीछे पड़ के चीज़ों को कंप्लीट जरूर से करिएगा। तो चलिए एकदम गुड नोट पे मस्त तरीके से फुल ऑन एनर्जी लेवल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज के इस वीडियो में किस टॉपिक पे हम लोग बात करने आए, तो आज की भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट द सोर्सेज, केवल और केवल एक्टिव सोर्सेज की बात करेंगे आज। ठीक, कोशिश करूंगा एज मच एज शॉर्ट पॉसिबल इस वीडियो को रखने का, लेकिन कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा आप तक पहुंचाने की कोशिश है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो भाई हम बात करेंगे अबाउट द एक्टिव सोर्सेज। एक्टिव सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या एक्टिव सोर्सेज होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पे आप एग्जांपल के तौर पे देख रहे होंगे ये सब एक्टिव सोर्सेज। यहाँ पे पीवी मॉड्यूल आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर आपको बैटरी सेल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्स, बैटरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब एक्टिव सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है, और क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है सर्किट के अंदर। तो भाई उनका काम होता है सर्किट में एनर्जी सप्लाई करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये ऐसे किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन आपको एजे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जानना चाहिए चीज़ों को। चलिए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो एक्टिव एलिमेंट्स को या सोर्सेस को हम लोग कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए एक रफली आपको मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। इस फ्लो चार्ट से आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले तो मैं सोर्सेस की बात कर लेता हूँ। सोर्सेस, कितने प्रकार के सोर्सेस होते हैं नॉर्मली। सोर्स का क्लासिफिकेशन करना हो तो कितने टाइप का, तो आप बोलेंगे सर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। क्या उससे भी ज़्यादा इन डेप्थ क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सोर्सेस का पहला बाइफर्केशन, सोर्सेस का पहला बाइफर्केशन जो है वो दो पार्ट में कर देते हैं। चलो, है ना, सोर्स का फर्स्ट बाइफर्केशन जो है उसको दो पार्ट्स में रखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द डिपेंडेंट सोर्स या इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक। और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? दूसरी तरफ हमारे पास है द डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, दूसरी तरफ है हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेस। तो एक हो गए इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो किसी पे निर्भर नहीं करते हैं, और दूसरे ऐसे सोर्सेज हैं, है ना, जो दूसरे ऐसे सोर्सेज हैं जो दूसरे के ऊपर, किसी और क्वांटिटीज के ऊपर, किसी और कंडीशन के ऊपर निर्भर करते हैं। इनका वर्क करना दूसरों पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, तो ये तो सबसे पहले दो मेजर क्लासिफिकेशन हो गए। अब इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेस में कौन कौन से हो सकते हैं भाई? इंडिपेंडेंट सोर्सेस के अंदर हमारे पास फिर से दो कैटेगराइजेशन है। कौन कौन सा? अब ये तो आप सभी इससे फैमिलियर होंगे। तो ये जो दो कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं दो कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ, इसमें से पहला वाला है वोल्टेज सोर्स और दूसरा है करंट सोर्स। द फर्स्ट वन इज द वोल्टेज सोर्स। पहला वाला जो है दिस इज द वोल्टेज सोर्स, एंड द सेकंड वन इज द करंट सोर्स। करंट सोर्स। आज पूरे सोर्सेस का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, मस्त तरीके से समझेंगे, है ना। पोस्टमार्टम वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, अभी तो पढ़ रहे हैं, पढ़ के कंप्लीट कर देंगे तब फिर पोस्टमार्टम करना समझ में आता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ऑपरेशन करेंगे अभी फिलहाल। तो भाई वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये दो फॉर्म में इसको डिवाइड कर लिए। थोड़ा सा और बाइफर्केशन करवा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एक आखिरी बाइफर्केशन, और लास्ट बाइफर्केशन इसके अंदर एक दो पॉइंट्स पे और लिख लीजिएगा कि वोल्टेज सोर्स के अंदर आप लिखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट सोर्स के अंदर भी ऐसे ही दो बाइफर्केशन बना लेते हैं हम लोग।
करंट सोर्स के अंदर भी एक बाइफर्केशन होता है जिसमें हम लोग बताएंगे अबाउट द आइडियल करंट सोर्स और दूसरे पर बात करेंगे अबाउट द प्रैक्टिकल करंट सोर्स. So first one is the ideal current source, second one is the practical current source. ये हो गए मेजर क्लासिफिकेशन इस तरफ के. अब डिपेंडेंट सोर्सेस पर आते हैं. डिपेंडेंट सोर्स पे ऐसा कोई आइडियल प्रैक्टिकल अलग से लिखने की नीड नहीं पड़ेगी आपको. डिपेंडेंट सोर्स में डायरेक्टली एक साथ आप क्लासिफिकेशन करिए. शुरुआत करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट. हाँ जी, तो डिपेंडेंट सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? डिपेंडेंट सोर्स बेसिकली 4 टाइप के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं. कौन कौन से हैं? तो डिपेंडेंट सोर्स 4 टाइप के. कौन सा? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है. और इसके अलावा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक. ये हो गए फाइनल मेजर बाइफर्केशंस. अगर आप पढ़ रहे हैं सोर्सेस के बारे में, इतने सोर्सेस के बारे में अगर आप पढ़ लिए तो ये मान के रखिएगा आपके एग्जामिनेशन में इसके बाहर का कुछ आएगा ही नहीं. जो आएगा इसी के अंदर से आएगा, ठीक है. देखिए, ऐसा गारंटीड फॉर्म में आप तभी बोल सकते हैं जब आप सब चीज़ पढ़ के जाएं. अगर आप खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें या गेसिंग वर्क वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं तब आपका ये बोलना सही नहीं होता है कि जो आएगा इसी में से आएगा. अभी आप बोल सकते हैं क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ ही पढ़ के जाए. जब सब कुछ पढ़ के जाओगे तो उसी के अंदर से आएगा, उसके बाहर से क्या आएगा. दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज. ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा. नहीं भी लिखे होंगे तो लिख ली, उससे देख करके आप लिख सकते हैं. बट ये पीडीएफ आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, इसीलिए मैं ये नोट्स के फॉर्म में ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है. सो दिस इज इट ऑल अबाउट सोर्सेज. चलो अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं. कौन से सोर्स क्या है, एकदम इंटरेस्टिंग वे में देखने की कोशिश करेंगे. तो इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स हमको समझ में आ गया कि डिपेंडेंट सोर्स वो जिनकी वैल्यूज, जिनका आउटपुट किसी और पर निर्भर करता है. एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे इस पर. फिर उससे पहले इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इनका क्या एक्सप्रेशन रहता है, इनका सिंबल क्या रहता है, और क्यों बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एक वोल्ट मीटर और वोल्टेज सोर्स के अंदर. बहुत बार ये चीज़ होता है. कई बार जो प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं उसमें मैंने कितने लोगों से पूछा हुआ है, स्टूडेंट से, और वो मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो गलत आंसर दे देते हैं. जो वोल्ट मीटर को वोल्टेज सोर्स बता देते हैं या एमीटर को करंट सोर्स बता देते हैं. इस टाइप की गलती में हमको नहीं फंसना है. पूरा प्रॉपर सिंबल के साथ सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द सोर्सेस. तो सोर्सेस का क्लासिफिकेशन 2 मेजर कैटेगरी. कौन कौन से भाई? एक हो गया डिपेंडेंट सोर्स और दूसरा हो गया हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स. तो आप देख सकते हैं डिफरेंस. तो ये भाई साहब डिपेंडेंट है कि इनका जब पिंजरा खोला जाएगा तभी ये उड़ सकते हैं यहाँ से बाहर. पिंजरे के अंदर ये झूला झूलने या उड़ ले, जितना भी उड़ सकें, लेकिन रहना इनको पिंजरे के अंदर ही है, ठीक है. ये लोग हैं इंडिपेंडेंट लोग. इनको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है इनके लिए, ठीक है. तो आप बाउंड्रीज देखते हैं कि चलो ठीक है, ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ से श्रीलंका, इनको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से उड़ के श्रीलंका पहुँच जाएंगे, कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं मांग सकता इनसे, ठीक है. बट इनके साथ बाउंड्रीज है. इनको इनका ओनर जो है जब अपने साथ कैरी करके जिस शहर, जिस जगह ले करके जाएगा, इनकी लिमिटेशन उतने तक ही रहेगी. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है. चलिए भाई, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स की शुरुआत करते हैं, ठीक है. तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे सबसे पहले. तो हमारे पास 2 कैटेगरी है, एक है आइडियल और दूसरा है प्रैक्टिकल. 2 टाइप के वोल्टेज सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ठीक. चलिए भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. इंडिपेंडेंट सोर्सेज पढ़ते हैं यहां से शुरू. इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है. ये अपना हेडिंग है. इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की. इनिशियली बात करेंगे अबाउट द वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है, क्या फीचर रहता है. अब इसके अंदर भी 2 वैरायटीज होती हैं. तो सबसे पहले मैं आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में बताता हूं, ठीक है. देखिए, नॉर्मली वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उस कंडीशन में उस एक्सप्रेशन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के फॉर्म में बताते हैं. लेकिन अब यहाँ हम सोर्स की बात कर रहे हैं, और सोर्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हमको प्रैक्टिकल और आइडियल पे ज़्यादा फोकस करना है. तो सबसे पहले मैं आइडियल सोर्स के बारे में बताता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स को ऐसा होना चाहिए. फिर देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसा होता है. तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट आइडियल वोल्टेज
सोर्स। एग्जाम्पल्स के साथ साथ आज का असाइनमेंट क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछूंगा इसी पूरे ड्यूरेशन के दौरान, बट फिलहाल अभी समझते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है भाई? आइडियल वोल्टेज सोर्स ये होता है कि जिसकी पोटेंशियल आउटपुट इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि सामने लगा हुआ लोड जो है वो कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है। सामने लगा हुआ लोड जो है वो किस लेवल की करंट ड्रॉ कर रहा है, उस बात पे इनका आउटपुट जो है वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखवा देता हूं आपको कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोड कनेक्टेड across irrespective of the load connected across its terminals, an ideal voltage source will provide same terminal voltage as it is rated off। मतलब ये हो गया सिंपल वर्ड्स में कि अगर कोई पोटेंशियल का सोर्स है, मान लीजिए 10 वोल्ट 12 वोल्ट का कोई बैटरी है, कोई सेल है आपके पास, तो अगर वो एक आइडियल सेल है, आइडियल बैटरी है, तो उसको मतलब नहीं है कि बाहर आपने कितने का लोड लगा के रखा है या लोड कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, वो आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट टर्मिनल वोल्टेज जो है वो उतना ही प्रोवाइड करेगा जितने का वो रेटेड, और कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करता रहेगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, उसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देयर विल बी नो चेंजेस। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज जो है उस कंडीशन पर कभी नहीं आता है। जैसे जब आप इसी चीज़ को ग्राफिकली देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब इसी चीज़ को आप जब चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ मैं और यहाँ पर वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एकदम कांस्टेंट रहती है ऐसे, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। वोल्टेज जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, भले ही कंडीशन कुछ भी हो। दिस इज आवर आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक, आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सोर्स के अंदर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, और वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है इसीलिए जितना वो सप्लाई दे रहा है और जितना टर्मिनल तक पहुंच रहा है सेम है। तो इस कंक्लूजन को और एक बार फिर से लिख देते हैं हम लोग अलग तरीके से, इसको ये लिखते हैं कि दिस शोज दैट an ideal voltage source, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वोल्टेज सोर्स, has zero internal resistance, ठीक है। और तभी जब हमको कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, ना, तो हमको पता रहता है ना कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 0 ohms की है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इसके अंदर। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे, कहीं पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसको रिप्लेस करना है बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप सिंपली उस ब्रांच को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसीलिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, the voltage source is short circuited। तो अब आपको इसका कारण समझ में आ गया कि सर्किट में अगर कहीं पे वोल्टेज सोर्स लगा है और आपको इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड करने को बोला है, सिंपली उसको रिप्लेस कर देंगे विद अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच, जस्ट बिकॉज इट इज हैविंग जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज अबाउट अ वोल्टेज सोर्स। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? इसके एग्जांपल में हम लोग किसको लिख सकते हैं, एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कोई भी टाइप का सेल हो गया, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो गया, लेक्लांस सेल हो गया, ऐसा कोई भी एग्जांपल में आप रख सकते हैं, ठीक है। सेल्स या बैटरीज है ना, या जनरेटर्स हो गए, जनरेटर्स एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल्स में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज सोर्स। ठीक, ये वोल्टेज सोर्स होता है, कौन सा वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या? सो द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ क्या होता है, देखिए लोड पर कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है उस हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज पे वेरिएशन होता है। लोड पे कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई हिसाब से वो करंट में वेरिएशन करेगा, और करंट में वेरिएशन के हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज जो है उसमें वेरिएशन आने शुरू हो जाएंगे। सो इन दीज सोर्सेस देयर इज a reduction, there is a reduction in output or terminal output or the terminal voltage on the basis of load resistor or the current drawn by the load resistor, कि भाई लोड रजिस्टर कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है उस आधार पे वेरिएशन आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जो ग्राफ बनती है इनकी, ये कुछ ऐसी बनती है। इस कंडीशन पे जब आप वो सेम ग्राफ बनाओगे वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर टाइम का एस्पेक्ट है। आइडियल के केस का ग्राफ कैसे बनाए थे हम लोग? इस तरीके का बनाए थे, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की ग्राफ ऐसी बनी थी। तो जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आप ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ जो है एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस करती है। ये जो ग्राफ है ये एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस करती है लाइक दिस। तो ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, यहाँ पर हम लिखे हैं प्रैक्टिकल, दिस इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, वेयर एज दिस इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स। दिस वाज आइडियल वोल्टेज सोर्स का। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन आप देख सकते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल है, जो आउटपुट है, वो रिड्यूस हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस जो है जितने भी वैल्यूज का होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि सर्किट के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, छोटी वैल्यू का है बट जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस शोज, shows an existence of internal resistance of small value, कम से कम छोटी वैल्यू का ही सही, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में जब एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लगा होगा तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन्ड होगी। इसीलिए कई बार जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्किट के क्वेश्चन जब आप देख रहे होते हैं, तो ऐसा बना होता है, उस पर लिखा होता है कि 2 वोल्ट्स 3 ओम्स। तो इसको पढ़ के समझ में आता है कि अच्छा 2 वोल्ट का ये सोर्स है, बट बीइंग अ प्रैक्टिकल सोर्स इसकी 3 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। लेकिन उसी की जगह जब कभी कभी सर्किट में आपको ऐसा दिखाई देता है सोर्स बना हुआ, तो ये किसका सिंबल है? दिस इज द सिंबल ऑफ अ आइडियल सोर्स, दिस इज द सिंबल ऑफ एन आइडियल सोर्स, नॉट प्रैक्टिकल सोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है। तो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर आइडियल सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये अंतर क्लियर है आप सभी को। तो प्रैक्टिकल सोर्स जो होता है, आइडियली तो कोई रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए इनके अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली एक स्मॉल अमाउंट का सीरीज रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज का ड्रॉप होता है और वो अपने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक से नीचे चला जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल जो है। तो ये डिफरेंस हमको दिखता है। तो इसीलिए इनको नहीं रिप्लेस कर सकते हो आप किससे? शॉर्ट सर्किट से। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोचिए। अच्छा, मैंने पिछले पेज में आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाया। किसका एग्जाम्पल लिखवाया बोलिए? आइडियल वोल्टेज सोर्स का। वो सभी के सभी एग्जाम्पल्स को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और वहाँ पर से हटा दीजिएगा। कारण क्या है बताऊँ? कि वो जितने भी सेल, बैटरी, जनरेटर, जो भी आप चाहे लिख लो, वो सब के सब प्रैक्टिकल कैटेगरी में आते हैं। दे आर नॉट आइडियल। तो मैं इसको ठीक करवा देता हूँ, बट आई होप कि पढ़ने के दौरान आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दे आर द राइट एग्जाम्पल, नॉट फॉर आइडियल बट फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस। ये सभी प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल सोर्स, वोल्टेज सोर्स मतलब, ठीक है। ये सब आइडियल की कैटेगरी में नहीं है। तो इन्हीं सेम एग्जाम्पल्स को आप लिख लीजिएगा उधर। चलिए ठीक है।
आइडियल सोर्स बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कारण ये है, कुछ भी एग्जांपल ना लिखाने का कारण ये है कि आइडियल सोर्स जैसा कोई सोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, हाईएस्ट पैरामीटर है कि आइडियल अगर हो तो मतलब इस पैरामीटर, इस गुणवत्ता, इस लेवल को रीच करना चाहिए। जितना बेहतर सोर्स, जितना सोर्स उसके करीब की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, मतलब उतना अच्छा सोर्स है वो। ठीक है, सो दिस इज इट। इसके एग्जाम्पल में आप लिखिए, फिर सेल हो गए और जनरेटर हो गया, जनरेटर्स, ऑल्टरनेटर्स एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, दिस इज द आइडियल, दिस इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स के बारे में हम लोग बात कर लिए। अच्छा, आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तो आप सुन लिए, लेकिन अब इसका सिंबल कैसा होता है, चलिए आपको सिंबल पर लेके चलते हैं इनके। तो सबसे पहले आप देखिए वोल्टेज सोर्स का सिंबल किस तरीके का रहता है। ये जो सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है आप बोल सकते हो। तो जब ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में आपको बताना रहेगा तो सिंबल ऐसा दिखाई देगा। ठीक, जब डीसी का सिंबल दिखाना होगा तो इस तरीके का दिखाई देगा। डीसी वोल्टेज सोर्स जो है, डीसी सोर्स का सिंबल आप ऐसा देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा डीसी का एक और सिंबल बनता है इस तरीके से, एक बड़ी प्लेट, इस पे पॉजिटिव लिखा रहेगा, एक छोटी प्लेट इस पे ऐसा नेगेटिव लिखा रहेगा, जो बताती है कि देयर इज अ पोटेंशियल का डिफरेंस, कि एक जगह हायर पोटेंशियल है, दूसरी जगह लोअर पोटेंशियल है। तो उसको इंडिकेट करता हुआ ये भी डीसी सोर्स ही है। दिस इज ऑल्सो अ डीसी सोर्स, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द डीसी सोर्सेज। ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स, और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल है। जबकि वोल्ट मीटर का सिंबल जो है वो ऐसा होता है। और ध्यान रखिएगा कि ये कोई सोर्स नहीं होती, ये तो मीटर है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो मीटर जो है एनर्जी थोड़ी ना प्रोवाइड करेगा, मीटर तो एनर्जी को मेजर कर सकता है। तो मीटर एग्जिस्टिंग वोल्टेज को मेजर करके खाली बता सकता है, ये खुद वोल्टेज नहीं दे सकता। सो दिस इज अ पैसिव एलिमेंट एंड दिस इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ वोल्ट मीटर, नॉट अ सोर्स। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये सोर्स नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स नहीं है, वोल्टेज सोर्स का यही इतना सिंबल रहता है बस। क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसके बाद लेकर के चलते हैं आपको अबाउट द करंट सोर्स। करंट सोर्स पर बात करते हैं जरा। ये देखिए करंट सोर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सोर्स का एग्जाम्पल, और इसके दो जगह पर सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जनरेटर का सेक्शन है जिससे कि करंट निकल के आ रही है, करंट सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। फिलहाल चलिए इसके डेफिनेशंस पर आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। फिलहाल तो इसके डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंट सोर्सेस के अंदर करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्सेस के भीतर हम बात कर रहे हैं अबाउट द करंट सोर्स। करंट सोर्स क्या होता है? तो भाई हमको पता है कि कोई भी ऐसा सोर्स जिससे फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको मिलना शुरू हो जाए, डी क्यू बाई डी टी का स्टेटस जो क्रिएट कर सके, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से चार्जेस को एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से भेजता रहे, तो वो हमको करंट सोर्स के फॉर्म में दिखता है। ठीक, समझ आता है। आइडियल करंट सोर्स कैसा होता होगा फिर? इसी के अंदर का जो एग्जाम्पल है आइडियल करंट सोर्स का, फिर वो क्या करता होगा, लिख लेते हैं इसको भी। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स क्या कंडीशन? देखिए आइडियल करंट सोर्स भी वैसे तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उसको आइडियल बोल रहे हैं हम लोग। बट इसमें होना क्या चाहिए कि आपका सोर्स जो है वो भी इररेस्पेक्टिव ऑफ लोड, उसको कोई मतलब नहीं होगा कि लोड जो है वो क्या कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है या कितना वोल्टेज का ड्रॉप करवा रहा है अपने अक्रॉस। ये सोर्स टिल इन्फिनिटी कांस्टेंट करंट देती रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट करंट देती रहेगी। तो इसमें लिख देते हैं इट विल प्रोवाइड constant, it will provide a constant current to the load irrespective of its magnitude, irrespective of its मैग्नीट्यूड। किसकी मैग्नीट्यूड? लोड की मैग्नीट्यूड के इररेस्पेक्टिव। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बोलने के का मतलब क्या होता है कि लोड की मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है हमको। लोड की चाहे कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, आपका जो अगर करंट सोर्स वहां लगा हुआ है और वो आइडियल नेचर का है तो वो कांस्टेंट करंट देता रहेगा। सपोज कर लीजिए यहाँ कोई लोड है, यहाँ पर करंट सोर्स है। करंट सोर्स का सिंबल भी इसी के साथ आपको फिर से दिख जाएगा एक बार, कि इसको हम लोग ऐसे सिंबल के साथ शो करते हैं। ये डायरेक्शनल होता है, इस पर डायरेक्शन स्पेसिफिकेशंस जो है वो इसमें बताना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
और यहाँ पे सपोज कर लो आपका लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। तो लोड रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपका ये करंट सोर्स है वो उतनी ही करंट भेजता रहेगा कॉन्स्टेंटली टिल इन्फिनिटी। तो भाई कोई भी सोर्स टिल इन्फिनिटी कैसे करंट भेज सकता है, ये बात तो थोड़ी अजीब है कि इन्फिनिटी तक कोई भी सोर्स जो है वो कैसे आउटपुट दे सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी तक कोई कैसे आउटपुट दे सकता है, ठीक। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि आइडियल सोर्सेज या आइडियल करंट सोर्स जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। दूसरी चीज़, इसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है, इसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है, जिसकी वजह से जितनी भी करंट यहाँ बन रही है पूरी की पूरी करंट लोड पर ही जाएगी, इसीलिए कांस्टेंट करंट होती है। यानी कि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आप यहाँ से शो करते हो ऐसे, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है। इनफाइनाइट हो जाने की वजह से क्या होता है कि एक तरीके से ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है, लाइक दिस। अगर ये इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ओपन सर्किट है तब तो सोचिए यहाँ से कोई करंट कितनी जाएगी, जीरो जाएगी। तो जितनी भी करंट ये बना रहा होगा पूरी की पूरी IS करंट तो फिर लोड को मिलनी ही है, जानी है लोड तक। फिर फर्क नहीं पड़ता कि लोड 10 ओम का है कि 100 ओम का है, करंट तो कॉन्स्टेंटली उतनी जाती रहेगी। इस वजह से ये सोर्स का बिहेवियर जो है वो ऐसा होता है जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आइडियल करंट सोर्स अगर बोलता है तो उसको किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे समझ में आता है। अच्छा, ग्राफ भी इसका देख लेते हैं कैसा बनता है। देखिए, अगर इसको ग्राफिकली भी अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अगर यहाँ पे मैं करंट शो कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं टाइम शो कर रहा हूँ, तो देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी इसकी मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड पर इसको कांस्टेंट दिखाते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से दिखा सकते हो, या नीचे टाइम ऊपर करंट शो करके ऐसे सीधा लाइन के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। दोनों ही तरीका है, दोनों में से किसी भी फॉर्म से आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो दिस शोज, इसमें लिखते हैं कि दिस शोज दैट an ideal current source has infinite internal resistance। इसी वजह से जब कभी क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है, कभी भी अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सो देयरफॉर in case of calculating equivalent resistance, an ideal current source is replaced by open circuit branch। मतलब क्या हो गया कि इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो तो इनफाइनाइट है और इसीलिए इसको आप ओपन सर्किट कर सकते हो। इसी वजह से आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन सर्किट कर सकते हो, ताकि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के समय पता रहे कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक। तो ये आइडियल करंट सोर्स के बारे में ये चीज़ें हो गई। आइडियल करंट सोर्स का एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका एग्जाम्पल कहाँ से होगा। तो इसका मतलब आपको फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल करंट सोर्स पढ़ना पड़ेगा, तब एग्जाम्पल निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो अगला करंट सोर्स लिखते हैं प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वन इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। देखिए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है ना, ये तो अब एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स तो एग्जिस्ट करता ही है, बट एक डिफरेंस है, यहां पे लिखेंगे इट्स करंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द लोड कनेक्टेड, its current output depends upon the load connected and thus it reduces with time। ग्रेजुअल रिडक्शन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमको दिखता है इसके अंदर। ग्राफ से समझे, देखिए ग्राफ से, दोनों तरीके के ग्राफ से मैं आपको बता देता हूँ। किताब में भी आप एक ग्राफ देखते होगे, उससे भी बता देता हूँ, और नॉर्मली इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग उस हिसाब से भी बताता हूँ। ये आपने आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ देखा जिसमें हम लोग
टाइम और करंट के रिस्पेक्ट में यहाँ डेटा शो कर रहे हैं कि भाई आइडियल करंट सोर्स है, फिक्स वैल्यू का आउटपुट देगा। लेकिन यही चीज़ जब आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए शो करोगे तो ये ऐसा डेटा दे देगा आपको। या फिर इसको जब आप ग्राफ में चाहो तो इस तरीके से भी बना लो। ये देखिए, आइडियल के लिए आपने ये ग्राफ शो कर दिया कि भाई अगर यहाँ पे मैं करंट शो कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अगर टाइम शो कर रहा हूँ तो ये आइडियल है। दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन। व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल सोर्स? भाई प्रैक्टिकल सोर्स के केस में क्या होगा कि करंट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज़ फॉर प्रैक्टिकल केस। ये इनके बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको समझ में आ रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो रिड्यूस होते चले जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों कंडीशंस के फॉर्म में आप इसको शो कर सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी केस ड्रॉ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। इसके सिम्बॉल्स क्या क्या होते हैं तो अभी जस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर जो दिखाया, इसके सिम्बॉल्स देखिए इस तरीके से बनाए जाते हैं। इसका एक केस में सिम्बॉल आप ऐसा बना सकते हो, ये हमेशा सर्किट के सिमेट्रिकल रहता है, ये बात बस ध्यान रखिएगा। तो आपकी सर्किट जिस तरीके की है उसी के सिमेट्री में ये बनेगा। तो अगर आपकी सर्किट ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसका प्लेसमेंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो करंट सोर्स भी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा। अगर इसका प्लेसमेंट वर्टिकल है तो करंट सोर्स भी, इसका एरो जो है वो भी ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। वैसे ही इसमें भी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन अब इसी में एक और एग्जाम्पल आता है, ध्यान से देखिएगा ये वाला। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है जिसमें हो सकता है कि आपकी सर्किट की सिमेट्री ऐसी हो, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो वाला मैं बता देता हूं आपको। और ये ऐसे बना हुआ है। यहां पर पहला दो तो करंट सोर्स है, तीसरा वाला नहीं है करंट सोर्स। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है दिस इज नॉट अ करंट सोर्स। ठीक, दिस एग्जाम्पल इज नॉट अ करंट सोर्स, नॉट अ करंट सोर्स। तो फिर ये क्या है? तो फिर ये क्या चीज़ है? ये करंट सोर्स है, ये भी करंट सोर्स है, ये तो नहीं है करंट सोर्स। थर्ड एग्जाम्पल है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल करंट सोर्स का हो गया, सेकंड एग्जाम्पल भी करंट सोर्स का हो गया, थर्ड वाला एग्जाम्पल नहीं है करंट सोर्स का। ठीक है, दिस इज नॉट अ करंट सोर्स, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा इसकी पहचान ये है कि ये जो एरो है ये आपके सर्किट के टर्मिनल्स के या सर्किट के कनेक्शन के सिमेट्री में रहेगा। टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिमेट्रिकल रहेगा लेकिन हमेशा। और ये केस जो है ये अनसिमेट्री दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो ये करंट सोर्स नहीं होता है। तो क्या होता है ये आपको गैल्वेनोमीटर दिखा सकता है, ये आपको गैल्वेनोमीटर का फॉर्म जो है वो दिखा सकता है कि ये मशीन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, नॉट अ सोर्स। ठीक है, और चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, एक चौथा एग्जाम्पल और देखिए। क्या ये करंट सोर्स है? क्या इसको करंट सोर्स बोलेंगे? आंसर इज नो, ये भी नॉट अ करंट सोर्स। क्यों? क्योंकि ये खुद एमीटर है सर। दिस इज एमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर था यहाँ पर ये एमीटर है। ठीक है, चौथा डायग्राम जो है एमीटर को शो कर रहा है। दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो सोर्स का सिंबल बस इतना ही हो सकता है। एक्टिव सोर्स इंडिपेंडेंट वाली अगर सोर्सेज है तो ऐसे ही दिखेगी आपको, इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं। क्लियर है? ये समझ गए आप इस चीज़ को? चलिए बढ़िया। अब इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए फटाफट से। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बताइए? बहुत सारे लोगों को इसका एग्जाम्पल नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को इसका एग्जाम्पल नहीं पता होता है। क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी जनरेटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जनरेटर ऑन लोड, ये भी करंट का आउटपुट प्रोवाइड करता है। कोई भी पीवी मॉड्यूल या पीवी सेल, वो भी करंट सोर्स रहता है, जो कि किसी भी एक फॉर्म की एनर्जी को सीधे करंट फ्लो में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसके वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है ओवरऑल सेक्शन में। तो पीवी मॉड्यूल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप चाहें तो पीवी मॉड्यूल को लिख सकते हैं, फोटो वोल्टिक सेल लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो भी लाइट डिपेंडेंट, हीट डिपेंडेंट, ऐसे कई सारे जो ट्रांसड्यूसर्स या ऐसे जो सेल्स होते हैं जो इस तरीके की एनर्जी की सोर्स को सीधे करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल में फिट बैठते हैं। ठीक है, इन सब को आप एज एग्जाम्पल रख सकते हो। क्या एक सेल, एक बैटरी, वो भी करंट सोर्स हो सकती है? हाँ, लोड में कनेक्ट कर दोगे तो वो भी एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगी, बट अगेन प्रैक्टिकल, आइडियल नहीं। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया भाई प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आखिरी में कुछ की पॉइंट लिखवाऊंगा जहां आपको बताऊंगा कि कौन यूनिलैटरल होता है और कौन बायलैटरल होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए। चलिए ठीक है,
तो यहाँ तक तो हो गए हमारे, ये देखिए इसके एग्जांपल में, इसीलिए पीवी मॉड्यूल यहाँ पे रखा हुआ था मैंने। तो ये करंट सोर्स का एग्जांपल, इसके सिंबल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, सब करंट सोर्स के सिंबल हो गए। आइडियल प्रैक्टिकल दोनों आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज की। क्या होते हैं डिपेंडेंट सोर्स, कहाँ से आते हैं, क्या किस तरीके की इनकी वर्किंग होती है भाई, चलो देखते हैं। डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स इमेजिन करते नहीं बन रहा है, कैसे इमेजिन करें डिपेंडेंट सोर्सेज को, शायद ये एग्जाम्पल काफ़ी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बच्चे के पिताजी जो है ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, और ये जो छोटा बच्चा है ही इज़ एक्टिंग लाइक अ डिपेंडेंट सोर्स। इसी तरीके से कुछ होता है। तो अब आप सोचिए कि अगर सपोज कर लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, ये अभी चलने लायक नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका चलना किस पे डिपेंड करेगा, इनके ऊपर डिपेंड करेगा ना, किसके ऊपर, अपने इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर। बस कुछ ऐसे ही काम करता है। तो डिपेंडेंट सोर्स भी सोर्स रहते हैं, ये भी सोर्सेज हैं, ये भी आगे चल के चलने वाले हो जाएंगे बड़े होकर के, बट अभी फिलहाल ये डिपेंडेंट सोर्स ऐसे के ऐसे ही है। मतलब ऑब्वियसली डिपेंडेंट सोर्स नहीं बड़े हो जाएंगे आगे चल के, ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, ठीक। इंडिपेंडेंट सोर्स इज लाइक फादर, इंडिपेंडेंट सोर्स इज लाइक फादर और मदर, इनके जैसा होता है। जबकि डिपेंडेंट सोर्स इज लाइक द किड, ठीक है, एक कोई बहुत छोटे बच्चे के जैसा होता है एक डिपेंडेंट सोर्स, जिसको कि हर चीज़ के लिए उसको वो काम करा करके देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लो उसको खाना खाना, खुद से नहीं खाना खा पाएगा, उसको कोई चम्मच से लेके खाना खिलाएगा। उसको सपोज कर लो कि उसके कपड़े चेंज करवाने हैं, या उसको कहीं जाना है, पैदल चल के बहुत दूर जाना है, तो ये जब तक इंडिपेंडेंट सोर्स काम नहीं करेंगे, ये इनको कैरी करके नहीं लेके जाएंगे, तब तक ये छुटकू जो है ये कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक। अब इसको जरा इलेक्ट्रिकल के सेंस में समझते हैं हम लोग कि ये दोनों का काम क्या है। देखिए, तो इसका मतलब हो गया कि सर्किट में जब कभी डिपेंडेंट सोर्स लगा है तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है, उसको एक इंडिपेंडेंट सोर्स की जरूरत पड़ेगी फॉर सपोर्ट। जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स इनको एनर्जी देगा, जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स इनको कैरी करेगा, तब ये कंडक्ट कर जाएंगे, तब ये अपना काम कर लेंगे, है ना, तब ये अपना काम कर सकते हैं, ठीक। ओके, समझते हैं। चलिए, कितने टाइप के होते हैं इसको देखते हैं। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशन आप समझ गए ना, अब आपको आसान होगा कनेक्ट करने में। सो नाउ डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बात यह है कि प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप एक टिपिकल ऐसा सोर्स को लेकर के आओ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से या जिनको हम एज अ डिपेंडेंट सोर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। डिपेंडेंट सोर्सेज, इसके बारे में लिखते हैं कि दे आर द सोर्सेज जिनको कि हम लोग बोलते हैं आइडियली पैसिव इन नेचर। आइडियली पैसिव, ध्यान रखिएगा, एक सोर्स के लिए पैसिव वर्ड बोलना बड़ा खतरनाक चीज है। तो दे आर द सोर्सेज विच आर आइडियली पैसिव whose output parameters depends upon the controlled input parameter, द कंट्रोल्ड इनपुट पैरामीटर। नॉर्मली कई बार इनको टू पोर्ट नेटवर्क के जैसा भी दिखाते हैं। इन सोर्सेस को कई बार के एग्जाम्पल में टू पोर्ट नेटवर्क जैसा भी दिखाया जाता है। हालांकि इनका अपना खुद का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो टू टर्मिनल का है, लेकिन जब इसको बताया जाता है कि ओवरऑल ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं और कितना आउटपुट दे रहे हैं, तो टोटल 4 अलग अलग टर्मिनल बनते हैं, जिसकी वजह से ये टू पोर्ट नेटवर्क के जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक। कितने टाइप के होते हैं पहले वो लिख लेते हैं, फिर आगे चल के इनका और डाइसेक्शन जो है वो पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेज बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। यूपीपीसीएल के पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ था, अब से 3 या 4 साल पहले का पेपर है, 18 वगैरह के पेपर में शायद इसका क्वेश्चन आया हुआ था कि डिपेंडेंट सोर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। पहले तो एक यही पूछ लिया था, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज कितने होते हैं।
तो टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज। इसका आंसर है 4। 4 के अलावा कोई 5वां टाइप का डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता। ठीक है, कौन कौन से 4 होते हैं भाई? तो भाई सबसे पहला जो होता है दैट इज, सबसे पहले आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर लिख लेते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देन इसके बाद सी पॉइंट वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और आखिरी पॉइंट आप लिखिएगा कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट, इन्हीं को कंट्रोल सोर्स भी बोलते हैं कि इन सब पैरामीटर से कंट्रोल है। तो कई बार ये डिपेंडेंट वर्ड ना यूज करके कंट्रोल्ड वर्ड यूज होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है। तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इतने प्रकार के डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं टोटल, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? शॉर्ट में इनका रिप्रेजेंटेशन बनता है कुछ इस तरीके से। जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो इसको VDCS लिख देंगे। ओके, जैसे कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो CDVS हो जाएगा इसका नाम। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ये सारा नोटेशन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इस फॉर्म में कई बार पूछता है। देन वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज तो VDVS और CDCS। ये ऐसे 4 नोटेशंस बनते हैं। इनके नोटेशन के साथ साथ इनका सिंबल जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं उस बात को समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इनका सिंबल कैसा होता है। तो इनका सिंबल जो है वो डायमंड के जैसे होता है, या फिर इनका सिंबल जो है वो काजू कतली के जैसा होता है। ज़्यादा आसान है समझने में, है ना, ज़्यादा टेस्टी है ये समझना। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इनका सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा। ठीक है, ये वाली काजू कतली जो है लगता है किसी ने हाथ से दबा दिया, इसको दोबारा से बनाते हैं। ये ऐसे दिखाई देते हैं ये लोग। चलो ठीक है, डायमंड के जैसे दिखाई देते हैं, इसको ऐसा बोला जाता है ना। ठीक है, ये इनका बेसिक सिंबल हो गया है। बड़ी मुश्किल से ये सिंबल तो बन गया। अब इसी को जरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं 3 और। तो 2 हो गया, ये हो गया अपना 3rd यहाँ पर, और 4th यहाँ पर। हाँ जी, चलो अब इसको देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वाला सोर्स लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, सोर्स के अंदर सिंबल क्या बना हुआ है वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कर लीजिए ऐसा सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे करंट का सिंबल बना है, यहाँ फिर ऐसा सिंबल बना है, यहाँ ऐसे करंट का सिंबल बना है। पकड़ में कैसे आएगा कि कौन सा सोर्स है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, जो जो सिंबल बना हुआ है ना पहले वो नाम लिख देते हैं कि वो सोर्स तो होगा ही। जैसे इस पे सिंबल वोल्टेज का बना है तो पक्का हो गया कि वोल्टेज सोर्स तो है ये कम से कम। अब डिपेंड किस पे कर रहा है वो बाद में पता चलेगा। ठीक, तो चलिए कौन कौन सा सोर्स है उसका नाम आधा तो लिख देते हैं एटलीस्ट। जैसे फर्स्ट वाला केस आप देखेंगे तो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स। सेकंड वाला केस देखेंगे तो दिस इज अ करंट सोर्स। थर्ड केस देखिए दिस इज अ वोल्टेज सोर्स। फोर्थ केस देखिए करंट सोर्स है। अब डिपेंड किस पे कर रहे हैं ये लोग? तो अगर सपोज कर लीजिए यहाँ की रेटिंग में लिखा हुआ है अल्फा आई इन, यहाँ की रेटिंग में लिखा है बीटा वी इन, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा वी इन, और यहाँ पे लिखा है अल्फा आई इन। तो आपको इससे कुछ डिपेंडेंसी, कुछ कंडीशंस जो है वो देखने को मिल जाएगी। क्या क्या कंडीशन, चलिए समझते हैं इसको। फर्स्ट केस को अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे पता चलता है कि अल्फा आइन लिखा। अल्फा आइन का मतलब होता है अल्फा कोई कांस्टेंट होगा, कोई रेशियो होगा, कोई फैक्टर होगा जिसके ऊपर निर्भर कर रहा है, और आई इन जो है वो क्वांटिटी है जिसके ऊपर इस सोर्स का वोल्टेज जो है वो डिपेंड कर रहा है। कौन सी क्वांटिटी? इट इज अ करंट। तो कौन सा सोर्स बन गया? इट इज अ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर? इसकी वजह से ये बन गया करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दूसरे केस में देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है? बीटा, कांस्टेंट या कोई कोफिशिएंट है,
और किस पे डिपेंड कर रहा है, वी इन, सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स, तो किस पे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया, ये नाम इसका समझ आ गया आपको। तीसरे केस में देखिए क्या हो रहा है, बीटा कांस्टेंट हटा दीजिए, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और सोर्स भी वोल्टेज का ही है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहला गया। और ऐसी आखिरी वाले केस में आप देखेंगे तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स कहला गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सिंबल देख करके पहचान जाते हो, या किस क्वांटिटी पे वो निर्भर कर रहा है वो देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला सोर्स है। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए, अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, आप इसी का नाम चाहे तो कंट्रोल सोर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को करंट डिपेंडेंट की जगह करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं, इसी को वोल्टेज डिपेंडेंट की जगह वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी बोल सकते हैं, इसी को वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं, और इसको करंट कंट्रोल करंट सोर्स बोलते हैं। ये भी नाम इनका ही होता है, तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में किसी भी एक फॉर्म में पूछ सकता है। ठीक है, ये टाइप के हमारे सोर्सेज हो गए। अब बात इसमें ये है कि ये जो अल्फ़ा बीटा ये सब जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये क्या होता है, किस चीज़ को शो करता है, इसका बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग, मैंने क्यों आपको शुरुआत में बोला कि इसको टू पोर्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, तो आप इसको देखेंगे अगर ये सिंबल, तो आप बोलेंगे सर ये तो जस्ट टू टर्मिनल एलिमेंट है, टू पोर्ट में तो 4 टर्मिनल्स निकल के आने चाहिए, इसमें तो 2 ही टर्मिनल है, क्यों ऐसा इसको दिखाते हैं। देखिए, इसका एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ। तो अगर कभी मुझे ऐसा सोर्स को शो करना होता है, जैसे लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक मुझे डिपेंडेंट सोर्स को दिखाना है, ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट सोर्स है, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ सोर्स, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ सोर्स। तो बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा बनता है। अब मान लीजिए कि ये जो सोर्स है ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि अल्फा आई इन पे डिपेंड कर रही है ये वोल्टेज सोर्स, और अल्फा आई इन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्या डिपेंड कर रहा है, इसका वी आउट, इसका वी आउट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा इनपुट करंट पे। यहाँ से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इनपुट करंट दूसरी सर्किट में, मतलब सर्किट के दूसरे हिस्से में मैं इस पोर्शन से इनपुट करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो मेरा डिपेंडेंट सोर्स है, इसकी जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो किसके बराबर रहेगी, अल्फा कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू आई इन, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो है, इसको मिला करके मेरा एक सोर्स जो है वो वर्क करेगा। अब देखिए कितने टर्मिनल्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, तो इस पूरे को मैं एक टू पोर्ट सिंबल से भी शो कर सकता हूँ। इसी वजह से एक डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग टू पोर्ट सिंबॉलिक फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी डिपेंडेंट सोर्स को, किसी भी डिपेंडेंट सोर्स को। ठीक है, टू पोर्ट का फॉर्म, तो उसमें इनपुट भी रहता है और आउटपुट भी रहता है, दोनों फॉर्म हमको एक्सप्रेस करना रहता है कि किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट में क्या वेरिएशन है और उस हिसाब से आउटपुट में क्या वेरिएशन है। ठीक, इसी में से चलिए आपको 2 एग्जांपल्स बताता हूँ बहुत बढ़िया से, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सर प्रैक्टिकली ये सोर्स जो है किस मटेरियल को यूज़ करके हम बनाते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, इसका यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की मॉडलिंग वर्क जब हम करते हैं तो वहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार छोटे छोटे पोर्शंस का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ जगहों पर ऐसे जो हमारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो उस एलिमेंट में चेंज होने वाली करंट के हिसाब से आगे का वोल्टेज या करंट जो है आउटपुट का वो कंट्रोल होता है। तो ऐसे एलिमेंट जहाँ पर प्लेस्ड होते हैं उसको हम सोर्स के फॉर्म में शो करते हैं कि पता है कि इस एलिमेंट में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो बाहर का आउटपुट जो है वो हमारा बदलेगा, चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इनको हम इसको हम प्योरली एक्टिव सोर्स क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं ये बगल वाला 2 टर्मिनल को हटा दूं तो ये सोर्स किसी काम का नहीं है। आपको अगर कोई पूछे यहाँ से कि बताओ खाली इस इनपुट वो करंट को मैं हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो अब आप इसका आउटपुट पूछोगे तो जीरो हो जाएगा, इसका कोई आउटपुट वोल्टेज या करंट निकल के ही नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग एक्टिव नहीं होते हैं, ये लोग पैसिव ही होते हैं। लेकिन हाँ, सर्किट में अगर कोई एक्टिव सोर्स है जो इनको पावर अप कर रहा है, ठीक है, जैसे उस बच्चे का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था कि बाय डिफ़ॉल्ट वो चल नहीं सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो अभी इतना छोटा है कि उसको चलना नहीं आता, लेकिन वो चाहे तो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है बाय क्लाइंबिंग ऑन द शोल्डर ऑफ हिज फादर। तो ये पॉसिबल है कि इसके फादर जो है उसको शोल्डर पे बैठा के अगर लेके जाएं तो वो कहीं भी चल के जा सकता है, कहीं पर भी चल के जा सकता है, उसकी रीच कहीं तक की भी हो जाएगी। लेकिन अगर उसको खुद के हाल पे छोड़ दिया जाए तो वो कहीं नहीं जा पाएगा, कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। यही अंतर होता है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सोर्स का। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ठीक है, एक आध एग्जाम्पल पे बात करें इसकी। चलिए, एक आध आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ डिपेंडेंट सोर्सेज का फॉर्म। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेज जो है वो कौन सी होती हैं और कहाँ पर होती है, लेकिन उससे पहले आपको स्लाइड दिखाएं जरा। ठीक है,
डिपेंडेंट सोर्स के एग्जाम्पल पर आपको लेकर के आते हैं। ये देखिए, ये डिपेंडेंट सोर्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, VCVS VCCS वगैरह ये सब एग्जाम्पल। और चलिए ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते होंगे, किस एलिमेंट की वजह से ऐसा टाइप का सोर्स क्रिएट होता है। तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं CCCS का, ध्यान से देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हद तक कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस के एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रेयर है। बहुत कम जगह पे आपको डिपेंडेंट सोर्स का भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा जब डेप्थ में पढ़ते हैं तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो निकल के आता है कि भाई डिपेंडेंट सोर्सेस का भी कुछ एग्जाम्पल है। चलिए ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ऐसा करंट सोर्स है। चलिए ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास ऐसा एक सोर्स है। और ये जो सोर्स है ये खुद ही एक करंट सोर्स है, ये खुद ही एक करंट सोर्स है। मीनवाइल ये जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीनवाइल ये जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो भी एक करंट ही है। मतलब सपोज कर लीजिए कि ये इसकी इनपुट करंट है आई इन, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, ठीक है। और ये जो है अल्फा आई इन बराबर आई आउट दे रहा है, यहाँ से हमको इसकी आउटपुट करंट मिलती है, ऐसा एग्जांपल है। तो ये बन गया हमारा पूरा 2 पोर्ट नेटवर्क का सेक्शन। तो अब अगर मुझे बताना है कि अल्फा यहाँ पे क्या है, मुझे अगर बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा क्या चीज़ है, तो आई कैन से कि अल्फा आई इन इज इक्वल्स टू आई आउट। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू आई आउट अपॉन आई इन, मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट के फॉर्म में का जो रेशियो होता है वो मुझे अल्फा के फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो मैं अल्फा को क्या बोल सकता हूँ, मैं अल्फा को करंट गेन बता सकता हूँ कि आउटपुट मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट पर मुझे कितनी करंट मिल रही है या कितना गेन हो रहा है, वो बताएगा अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा जो मैंने लिखा हुआ है वो इसी चीज़ को बताएगा। तो इसीलिए हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं अल्फा इज द करंट गेन, करंट गेन प्रोवाइडेड इन द सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर होने वाला जो करंट गेन है वो चीज होता है। इनपुट करंट क्या है, दिस इज माय कंट्रोलिंग करंट, आई इन जो है ये मेरा कंट्रोलिंग करंट है, कंट्रोलिंग करंट है। जबकि अल्फा क्या है, करंट गेन है। करंट गेन की कोई यूनिट, इट इज यूनिटलेस, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अल्फा इसीलिए यहाँ पे यूनिटलेस या डायमेंशनलेस कंडीशन जो है वो शो करता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए जो भी डिवाइस होगा यहाँ पे जिसकी वजह से वो करंट गेन हमको मिल रहा होगा, उस डिवाइस की वर्किंग के हिसाब से मेरा आउटपुट कंट्रोल हो रहा है। आई आउटपुट जो है वो मेरा क्या है, इट इज द कंट्रोल्ड करंट। आई आउट जो है इट इज द कंट्रोल्ड करंट, मतलब यहाँ जो आउटपुट है वो हमारा कंट्रोल्ड पैरामीटर है, जबकि इनपुट जो है वो हमारा कंट्रोलिंग पैरामीटर है। तो इस कंट्रोलिंग पैरामीटर को बदल के मैं अपने कंट्रोल्ड पैरामीटर को चेंज कर सकता हूँ अपनी नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, अब जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किस चीज़ का, एक बीजेटी का एग्जाम्पल लेते हैं। इसी चीज़ को करने के लिए, इसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बीजेटी, मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत मस्त तरीके से एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बीजेटी अपने पास। इस पर हम लोग यहाँ से टर्मिनल्स जो है वो रख लेते हैं। एक एमीटर सेक्शन हो गया, दूसरा हो गया यहाँ से इसका बेस सेक्शन, सॉरी कलेक्टर सेक्शन, और यहाँ से हो गया इसका बेस सेक्शन, यहाँ से हो गया इसका बेस सेक्शन। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा है, इससे क्या समझेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं।
ठीक है, इस पॉइंट से देखते हैं इसको कि इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को। लेट अस सपोज कि हमारा बीजेटी है और यहाँ से जो करंट है, मतलब ये हमारा एमीटर साइड है, लिख देता हूँ मैं इस पे पूरे पे, ये हो गया हमारा बेस, दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर। ठीक है, ये एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को मैंने अगर प्लेस कर रखा है, ठीक है, और मैं बेस मतलब एमीटर से बेस के बीच में जो करंट भेज रहा हूं, मतलब बेस पर जो मैं करंट भेज रहा हूं, इसके बेस पर जो मैं करंट सप्लाई कर रहा हूं, उस पर निर्भर करता है कि एमीटर करंट का क्या होगा। इसी पर डिपेंड करता है कि एमीटर करंट कितनी होगी। ये देखिए, ठीक, सो दिस इज आई बेस या आई बी। और बदले में मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बदले में मुझे देखिए यहाँ से चाहिए कि एमीटर से कलेक्टर के बीच का जो मेरा रीजन है, ये एमीटर से कलेक्टर के बीच का जो रीजन है, ये कंट्रोल हो रहा है। मतलब यहाँ पर फ्लो होने वाली जो करंट है ना, ये कंट्रोल हो रही है कि बेस पे मैं कितनी करंट दे रहा हूँ उसके आधार पे। ऐसे अभी तुरंत के तुरंत आपको रिलेट हो जाएगा। यहाँ से जाने वाली करंट, इस पॉइंट से जाने वाली करंट, ये जो करंट है ये डिपेंड कर रही है कि मैं आई बेस कितना प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पर अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो करंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो करंट मैं आउटपुट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, एमीटर करंट है ना, ये जो मेरी एमीटर करंट यहाँ से जा रही है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द बेस करंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आई ई इज डिपेंडेंट अपॉन बेस करंट। यही सिचुएशन होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स का। करंट कंट्रोल करंट सोर्स जो होता है वो इसी तरीके से वर्क करता है, और यहाँ से जाने वाली करंट जो कि कलेक्टर की तरफ जा रही है, वो पूरी तरह से किसके कंट्रोल में हो जाती है, वो इस आईबी के कंट्रोल में हो जाती है। मतलब इस इनपुट को आप बदल दोगे अगर, तो यहाँ पे कुछ अल्फा टाइम्स आईबी के फॉर्म में आपको आई मिलने लग जाएगा। आई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ आई के फॉर्म में, या बीटा टाइम्स ऑफ आई के फॉर्म में, आप किसी भी एक फॉर्म में लिख सकते हो। नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ते हो तो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट के फॉर्म में किसी को भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, जब आगे चल के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन बनाएंगे तो और इसको स्पेसिफिक कर दूंगा आपके लिए, ठीक है, तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो एमीटर करंट जो होती है इट इज डिपेंडेंट अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ बेस करंट। तो आई जो होता है इट इज डिपेंडेंट अपॉन बीटा या अल्फा आप लिख लो टाइम्स ऑफ बेस करंट। ये शो करता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की स्टेटस को। दिस इज द करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, इसका एक एग्जांपल आपको मिल गया यहाँ पर, दैट इज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो इसी सिचुएशन को सिमुलेट करता है किसी सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जब आप ये सब कंपोनेंट्स यूज करते हो तो इनको एज अ डिपेंडेंट सोर्स रिप्रेजेंट करते हो, इसीलिए यहाँ पे 4 अलग अलग सेगमेंट जो है वो निकल करके आते हैं और उसके फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बनता है पूरा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको थोड़ी और बढ़िया से क्लैरिटी आ जाएगी। तो लेट अस सपोज कि अगले एग्जाम्पल में हम लोग एक और दूसरा टाइप का सोर्स जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। चलिए स्लाइड नहीं दिखाता हूँ मैं, डायरेक्टली इसी पे बना देते हैं। लेट अस सपोज कि हमको वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स की बात करनी है। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स को मान लो रिप्रेजेंट करना है। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स कैसा होता होगा एक बार सोचिए। इसको एज अ टर्मिनल या एज अ पोर्ट अगर हम ड्रॉ करें तो ये कैसा दिखेगा, 2 पोर्ट के फॉर्म में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड है तो मतलब इसके इस तरफ के दोनों टर्मिनल्स पे कोई पोटेंशियल में कुछ चेंज कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, लेट इट बी इनपुट पोटेंशियल वी इन, और यहाँ पे हमारा सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा सोर्स लगा हुआ है, कौन सा, डिपेंडेंट सोर्स। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। सोर्स है कौन सा, करंट सोर्स है, तो सिंबल ऐसी बननी चाहिए इसकी। सोर्स कौन सा है हमारा, दिस इज अ करंट सोर्स, ऐसी कुछ सिंबल बनेगी। ठीक है, अब इसके सिंबल में मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ,
आई आउट इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ वी इन। ध्यान से इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि आउटपुट करंट जो ये प्रोवाइड करेगा, कौन सी आउटपुट करंट, जो यहाँ से बाहर निकलेगी इस टर्मिनल के बीच से। यहाँ से जाती हुई जो आउटपुट करंट मिलेगी किस बात पे डिपेंड करेगी कि भाई यहाँ पर इन दो टर्मिनल्स के बीच में कितना इनपुट वोल्टेज है और मल्टीप्लाइड विद बीटा टाइम्स, मल्टीप्लाइड विद बीटा टाइम्स। तो बताइए बीटा को क्या बोलेंगे इस कंडीशन पे, बताइए कि यहाँ पर बीटा को क्या बोला जाएगा फिर। चलिए रिलेशन इसका निकाल के देखें। इस केस में लिखते हैं कि हियर आई आउट इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ वी इन। So beta is equal to output current upon input voltage, output current upon input voltage। इलेक्ट्रॉनिक्स के नोटेशन पे जाएंगे तो इसको बीटा नहीं अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है। बेसिक नोटेशन में आपको केवल एज अ कांस्टेंट या एज अ सिचुएशन या कंडीशन के फॉर्म में, जब आप एनालॉग वगैरह पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इसको बीटा नहीं अल्फा के फॉर्म में शो करेंगे, ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगा। वहाँ पर जब पढ़ेंगे तो मैं आपको ये रेक्टिफाई करवाऊंगा। फिलहाल के लिए तो बीटा देखिए आपको क्या रिलेशन पे दिखाई दे रहा है। बीटा आपको करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, करंट बाय वोल्टेज। रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, कंडक्टेंस जरूर होगा। सो देयरफॉर बीटा इज द ट्रांस कंडक्टेंस, बीटा इज द ट्रांस कंडक्टेंस फैक्टर। कि सर्किट जो है, अब इसी से आगे निकल के आता है ट्रांस रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस का फैक्टर, बट अभी उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक निकल के आएगा, उसको सेपरेटली मैं आपको बता दूंगा जब उसके क्वेश्चंस बनवाऊंगा उस टाइम पर। बट अभी के लिए इतना समझिए कि बीटा जो है वो कंडक्टेंस का फैक्टर आपको शो कर रहा है, जिसको कि मो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको ऐसे मो के फॉर्म में इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज जो आप दे रहे हो इसके ऊपर प्रोपोर्शनल है कि इसका आउटपुट करंट जो है वो कितना निकल के आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा एलिमेंट ऐसा बनाता है, इसके लिए कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, कौन सा एलिमेंट ऐसा कंडीशन शो करता है। तो इसका आंसर है कि ये कंडीशन शो करने के लिए आपको एफईटी ड्रॉ करना चाहिए। एफईटी जो है इसका बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल होता है क्या, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसमें यही चीज़ होती है, और जब कभी सर्किट में एफईटी लगा होता है तो हम लोग उसको इसी तरीके से समझते हैं कि उसी को वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, चलिए ड्रॉ करते हैं कुछ। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक एफईटी का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एफईटी का यहाँ से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे इसको दो अलग अलग प्लेट्स के फॉर्म में दिखाना था मुझे, बट चलो ठीक है अभी बना लेते हैं लाइक दिस, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से टर्मिनल्स जो है इनको शो कर लेते हैं। और यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाहर के जो टर्मिनल्स हैं उसको शो करते हैं इस पिंक कलर की लाइन से। ड्रेन साइड हो गया ये, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये एफईटी का सिंबल जो है मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये एफईटी है। यहाँ पर इसका ड्रेन साइड हम लोग शो कर रहे हैं, यहाँ पर इसका गेट शो कर रहे हैं, ठीक है। ये सोर्स है, ये वाला जो साइड है दिस इज सोर्स, दिस इज ड्रेन, और यहाँ पर इसका मैं गेट बनाने जा रहा हूँ इस लाइन से, ठीक। दिस इज इट्स गेट, दिस इज इट्स गेट। अब एफईटी कैसे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स का एग्जांपल बन सकता है, ये सोच रहे होंगे ना आप कि सर एफईटी कैसे इसका एग्जांपल बनेगा। देखिए एफईटी कैसे इसका एग्जांपल बन रहा है कि जब मैं गेट टू सोर्स वोल्टेज में किसी टाइप का चेंज करता हूँ, लेट अस सपोज, कौन सा वोल्टेज बोल रहा हूँ मैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो ड्रेन टू सोर्स की जो करंट है उसमें चेंज आएगा, उसमें चेंज आएगा। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे सीधे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इनपुट वोल्टेज शो कर रहा हूँ, किसके किसके बीच,
गेट से सोर्स के बीच का ये इनपुट वोल्टेज है। तो इसकी वजह से ड्रेन टू सोर्स करंट जो है इसमें बदलाव आना तय है। यहाँ इसको मैं डिपेंडेंट सोर्स के फॉर्म में आपको शो कर देता हूँ तुरंत। लाइक दिस। थोड़ा सा डीप में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको फिर आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना जाए। मान लीजिए ये आपकी वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, या इसको VGS के फॉर्म में भी लिखते हैं कि गेट टू सोर्स पोटेंशियल है यहाँ की। तो उस कंडीशन पे आप देखिएगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, है ना, जो ड्रेन से निकल के सोर्स की तरफ जाने वाली जो करंट होगी इधर, इसका डायरेक्शन आप ऐसे शो कर लीजिए। और इस सोर्स का नाम क्या लिखेंगे आप? VCCS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्यों ऐसा आप खुद देख लीजिए। इसकी जो ड्रेन टू सोर्स करंट है IDS जो है वो डिपेंड कर रही है V इनपुट पे। तो अल्फा या बीटा टाइम्स का जो फैक्टर है उससे आप मल्टीप्लाई होता हुआ इसको देख सकते हैं। यू कैन से कि IDS जो है इट इज़ अल्फा टाइम्स ऑफ V इन और बीटा टाइम्स ऑफ V इन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एज अ ट्रांस कंडक्टेंस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, FET जो है वो क्या शो करता है, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स का एक बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जब इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पर आपको सर्किट की टोटल मॉडलिंग करने के लिए, अब बार बार आप इतने सारे टर्मिनल तो नहीं दिखा सकते ना वहाँ पर, उसकी जगह सीधे सीधे एक सिंबल बना के 2 टर्मिनल का सेक्शन लेकर के आप वहाँ पर लिख दीजिएगा कि वहाँ डिपेंडेंट सोर्स है, उतना काफ़ी रहेगा। और वो किससे कंट्रोल हो रहा है उसका आप रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए कि अगर वो वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है तो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, करंट से कंट्रोल हो रहा है करंट डिपेंडेंट सोर्स के फॉर्म में लिखिएगा। तो ऐसे डिपेंडेंट सोर्सेज जो है उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए बढ़िया, तो ये तो हो गया डिपेंडेंट सोर्सेस। अब लास्ट जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट कि हम लोगों ने अभी तक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स सबका एग्जाम्पल देखा है। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सोच के उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। कमेंट सेक्शन पे जरूर मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का कि आपने सही आंसर किया कि गलत आंसर किया, ताकि उसके आपको क्लियर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन ये है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ऑप्शन ए यूनिलैटरल एंड लीनियर, ऑप्शन बी बाइलैटरल एंड लीनियर, ऑप्शन सी यूनिलैटरल एंड लम्प्ड। चलो, यूनिलैटरल के साथ साथ 2 और चीजें, लम्प्ड एंड नॉन लीनियर, या फिर डी ऑप्शन कि ये सब बाइलैटरल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लीनियर, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन पर बताना है। कमेंट सेक्शन पर ही मैं आपके कमेंट का आंसर भी कर दूंगा कि आपने जो बताया है वो सही बताया कि गलत बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो इस टॉपिक को या इस छोटे से पॉइंट को अगली क्लास में जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उस पर आपके साथ मैं डिस्कस भी कर लूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आपको उस रिलेशन पे बताना है कि वो किस कैटेगरी में फिट बैठता है। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक, सो दिस सेशन वॉज ऑल अबाउट द एक्टिव सोर्सेस। काफ़ी समय ले करके हम लोग इस एक्टिव सोर्स के बारे में पढ़ें, केवल इसलिए कि आपको एग्जामिनेशन में अब डाउट ना हो किसी भी पॉइंट पे। कई बार आप न्यूमेरिकल बनाने के समय, क्वेश्चन सॉल्विंग के समय कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि सर डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसलिए क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स को आपने उतना डेप्थ में, उतने डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, खाली न्यूमेरिकल सॉल्विंग का तरीका सीखा है। तो उससे नहीं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, दोबारा कभी आपको इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी अलग से पढ़ने की, आपको आता रहेगा चीज़। ठीक है, तो आज का जो सेशन है कैसा लगा आपको ज़रूर से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, और एडवांस में आप सभी को वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मस्त से नया साल बढ़िया से सेलिब्रेट करिएगा और साथ साथ अपने गोल्स प्रॉपर सोच करके प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करके रखिए। जितनी चीज़ें इस साल आप नहीं कंप्लीट कर पाए उनको सबसे पहले उस नए साल में आपको अकम्प्लिश करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कल यानी कि 1 जनवरी को इस बैच की क्लास जो है वो नहीं कंडक्ट होगी। परसों से यानी कि 2 तारीख से फिर से एसएससी की क्रैश कोर्स की क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तब तक आप अभी तक जितना पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लाइव में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सेपरेटली मैं लाने वाला हूँ। लाइव फॉर्म में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। जो बच्चे इस क्रैश कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं उनके लिए वो डेडिकेटेड अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा। शाम का आरंभ बैच जो है वो सेपरेट रहेगा। ठीक है, शाम का आरंभ बैच जो है वो तो जिस ऑर्डर में चल रहा है, जैसा सीक्वेंस प्लान है उस अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर, 2024 के सेशन पर। ठीक है, 2 जनवरी 2024 को आपसे मिलते हैं इसी सेम टाइम पर। टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स। थैंक यू। जय हिंद।